नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रताप सिंह एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम्स के बारे में हम बात करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम के पार्ट सेकंड के अंदर जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको आज हम डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर करना चाहता हूं कि आपके इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स की तरफ से कुछ बुक्स अवेलेबल है जो आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं। तो उनको हम मैं डिटेल्स में थोड़ा बताता हूं कि जो ये फर्स्ट बुक देख रहे हैं ये इसकी गाइड बुक है आपके किस एग्जाम्स के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम्स सेक्शन सेकंड के लिए। ठीक है, तो इस सेक्शन सेकंड के इस बुक के थ्रू इसके अंदर आपके एंटायर सिलेबस को इंक्लूड किया गया है और अच्छे से इसको काफ़ी डिटेल्स में समझाया गया है कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप क्या क्या मैटर नेसेसरी है। इसके अलावा ओनली साइंस पार्ट की बात करें तो एसके बुक्स की साइंस ऑब्जेक्टिव बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है जिसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर प्रैक्टिस पेपर की बात करें तो एसके बुक्स के द्वारा ही प्रैक्टिस पेपर सेट इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी सेक्शन सेकंड भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके थ्रू इन बुक्स के थ्रू आप की प्रिपरेशन में काफी हेल्प होगी और आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकेंगे। तो इन बुक्स को ऑनलाइन परचेज करने के लिए इसका लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और जो स्टूडेंट्स इन बुक्स को ऑफलाइन मोड में परचेज करना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में वीडियो के वहां पे अपनी जगह का नाम मेंशन करें। हम लोग आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 100 वाट, जो आपका वाट दे रखा है, इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 100 वाट गिवन है। ऑपरेट्स 10 आवर्स ए डे, यानी जो ये बल्ब है 100 वाट का वो एक दिन के अंदर ओनली 10 आवर्स ही लाइट अप होता है, ऑपरेट होता है या हम उसको यूज करते हैं ये बोल सकते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 1 डे एट 6 रुपीज पर किलो वॉट आवर, है ना, यानी 1 किलोवाट आवर की जो रेट है वो कितनी है 6 रुपीज है। तो अगर हम 100 वाट के बल्ब को 10 आवर्स यूज करते हैं तो टोटल आपका कितना खर्चा आएगा उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं बेसिकली एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है आपका पावर इनटू टाइम होता है। साथ ही अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली होता है इन पर किलोवाट आवर रेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी 1 किलो वाट आवर की एनर्जी का रेट क्या है, ठीक है, पर आवर में। साथ में ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको किससे, पावर से, और पावर किसके अंदर होनी चाहिए आपकी किलोवाट टर्म्स में होनी चाहिए। साथ में इस एंटायर टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, टाइम से, तो आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो पावर है वो 100 वाट है, तो 100 वाट का अगर हम किलोवाट में चेंज करें तो ये 0.1 किलोवाट हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 1 किलोवाट होता है आपका 1000 वाट के अराउंड, तो 1 वाट कितना हो जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो 100 वाट के अंदर कितने किलोवाट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो गया आपके पास 0.1 किलोवाट। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर नहीं भी आता है तो ये बेसिकली कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, एक तरीके से रीजनिंग का भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो रेट ऑफ एनर्जी कितनी है पर किलोवाट में आपके पास कितनी गिवन है, 6 रुपीज गिवन है। तो 6 इंटू पावर किलोवाट में होनी चाहिए, तो पावर किलोवाट में कितना आ रहा है 0.1 आ गया। साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, टाइम से, कि कितने टाइम के लिए, तो एक दिन में हम कितने टाइम यूज कर रहे हैं इसको 10 आवर्स के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका टाइम है वो आवर में होना चाहिए। ठीक है, आवर में होना चाहिए, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 6 रुपीज आएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे जब 100 वाट के बल्ब को हम 10 आवर यूज करेंगे एक दिन के अंदर तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी आपके पास 6 रुपीज आएगी। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो यहां से पूछा है डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या है, इकाई क्या है। तो हम जानते हैं जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, चार्ज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है यहाँ से मीटर होता है। तो कूलम मीटर यहाँ से इसकी यूनिट हो जाएगी। तो कूलम मीटर की हम बात करेंगे तो ऑप्शन बी है, उसमें कूलम मीटर अवेलेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 28, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो परमिटिविटी का पूछा है आपसे, ऐसा यूनिट पूछा है, स्टैंडर्ड यूनिट पूछा है। तो आपने देखा होगा कि जब हम कूलम्ब फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, दो चार्ज के बीच, जैसे ये पॉइंट चार्ज Q1 है और ये दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, ये डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच जो कूलम्ब फोर्स वर्क करता है वो कितना वर्क करता है, F इक्वल्स टू, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो होता है आपके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस का मल्टीप्लाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे जो ऐसा यूनिट पूछे वो परमिटिविटी की पूछी है, तो ये एप्सिलॉन नॉट है, ये परमिटिविटी होता है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से रीअरेंज कर सकता हूँ कि परमिटिव इक्वल्स टू चार्ज ऊपर ऐसे कैसे रहेंगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एज इट इज r स्क्वायर एज इट इज, और जो फोर्स है ये डाउनवर्ड में आ जाएगा, ये फोर्स आ गया है, ठीक है। अब हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं। जो चार्ज होता है ना, जो चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, ठीक। इसी के साथ जो डिस्टेंस होती है उसकी यूनिट, उसका जो हम बात करें यूनिट के बारे में, वो होता है मीटर में, ठीक है। इसको हम स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं मीटर को। तो यहाँ से हम जैसे करेंगे, और एक हम और देख लेते हैं फोर्स, इसका यूनिट क्या होता है आपका न्यूटन, और इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रखते जाते हैं, हमें यूनिट किसकी चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो ऊपर क्या हो जाएगा C स्क्वायर, ठीक है। अब ये नंबर है 4 पाई, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये क्या बोलते हैं यूनिट लेस होता है, तो इसका कुछ नहीं होगा। ये क्या R क्या थी, डिस्टेंस, तो सिंगल R होता तो मीटर आ जाता, लेकिन R का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आपके पास क्या मिलेगा, कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर और न्यूटन। तो इस तरीके से ऑप्शन तो रीअरेंज है नहीं, तो अब हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m की पावर -2, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा n की पावर -1। तो कूलम्ब स्क्वायर मीटर -2 न्यूटन, या आप इसको बोल सकते हो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ से मैच करता हो, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपको अप्रोच बनानी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन यंग एक्सपेरिमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड व्हाइल सेपरेशन ऑफ स्लिट इज हाफ्ड देन फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो यंग एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फ्रिंज होती है आपकी, फ्रिंज विड्थ होती है, उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल्स टू होता है आपके लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, ठीक है। जहां पर जो लैम्डा है वो वेवलेंथ है, ठीक है, और जो कैपिटल डी की बात कर रहे हैं वो क्या होती है आपकी डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं DIS लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ठीक है। और जो स्मॉल डी होता है वो होता है आपके पास सेपरेशन ऑफ स्लिट होता है। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना उसको आप यहाँ पे पुट कर लो, जैसे मैं इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। यहाँ ऐसे कह रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, यानी जो नया डी है, डी डैश होगा, वो आपका डबल हो रहा है पहले वाले का, सॉरी ये स्मॉल डी की जगह कैपिटल डी आएगा। एक इंफॉर्मेशन तो आपको ये गिवन है। इसके अलावा दूसरा कह रहा है कि वाइल सेपरेशन स्लिट इज हाफ्ड, सेपरेशन कितना हो रहा है, हाफ कर रहा है, यानी जो स्मॉल डी है, डी डैश है, उसको वो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, ठीक है। तो जो न्यू आपकी आएगी फ्रिंज विड्थ, बीटा डैश लिख सकता हूँ, वेवलेंथ तो चेंज है नहीं, तो लैम्डा डी डैश पुट कर सकते हैं, ठीक है। डी डैश का वैल्यू क्या है, 2d पुट करेंगे, लैम्डा इंटू 2d डिवाइडेड बाई स्मॉल डी डैश की वैल्यू क्या है यहाँ पे, d/2 है, जैसे हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो d/2 पे हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो आपके पास जो नया वैल्यू बनेगा वो 4 लैम्डा d डिवाइडेड बाई d बनेगा। और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, इक्वेशन 1 से देखोगे आपको यहाँ पे बीटा दिखेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास 4 बीटा, यानी पहली जो फ्रिंज विड्थ है आपकी उसका 4 मल्टीपल हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इनटू द डिस्कवरी ऑफ, यानी रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके थ्रू कंक्लूजन में किसकी डिस्कवरी हुई थी। तो देखो, जैसे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रदरफोर्ड ने यूज किया था, ठीक है,
अल्फा पार्टिकल सोर्स के लिए, जैसे हम लेड क्या बोलते हैं यहाँ पे कोई अल्फा पार्टिकल सोर्स रखा है और उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड थिन फिल्म ली थी इस तरीके से और उस पे अल्फा पार्टिकल्स की क्या कराए थे, बौछार कराए थे, इंसिडेंट्स करवाए थे, ठीक है। तो हुआ क्या, एज ए रिजल्ट उनको क्या मिला कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल कुछ एंगल्स पे डेविएट हो गए, स्मॉल एंगल्स पे, ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट पता चला कि जो गोल्ड हमने यहाँ पे यूज किया है, किसको यूज किया था, गोल्ड थिन फिल्म को, गोल्ड थिन फिल्म को, कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है एटम का वो कैसा होता है, स्पेस लाइक होता है, यानी खाली होता है, एम्प्टी होता है। लेकिन जो कुछ पार्टिकल्स थे वो सीधे भी निकल गए, है ना, ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए और कुछ पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पे डेविएट हो गए थे। तो जैसे जब वो सीधे निकल गए तो पहले कंक्लूजन तो ये निकला कि जो एटम है मोस्टली कैसा है, एम्प्टी है, ठीक है। और ये अल्फा पार्टिकल्स की इन्होंने इस पे क्या कराई थी, रीइंफोर्स करवाई थी, या फिर आप बोल सकते हो इंसिडेंट कराए थे गोल्ड फिल्म की ओर। और अल्फा जो पार्टिकल होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे 10,000 पार्टिकल्स के हम है ना इस पे करा रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं, रीइंफोर्स करवा रहे हैं, तो उसमें से एक पार्टिकल वापस से रिवर्स हो गया, कितने एंगल पे, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे, ठीक है। तो यहां से क्या ऑप्शन निकला कि जो सेंटर ऑफ द एटम है, एटम हैज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब अगर पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्शन तो करेगा नहीं, रिपल्शन करेगा, तभी तो वो वापस जाएगा। तो सेंटर हैज पॉजिटिव चार्ज, या आप ऐसे बोल सकते हो कि स्मॉल पॉजिटिव चार्ज या फिर सम पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल इनसाइड द एटम, जिसके कारण वो अल्फा पार्टिकल रिटर्न हो गए, ठीक है, इनसाइड द एटम, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया जहां से वो रिवर्स हुए, तो वहां से जो न्यूक्लियस के अवधारणा आई, ठीक है, हाइपोथेसिस अवेलेबल हुई न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस इन द एटम की बात हमने हमारे रदरफोर्ड ने करी थी अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज इज केप्ट सेम। जैसे दो चार्ज ले लेते हैं अभी हम, अभी ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो किस तरीके के हैं, कि सेम है या डिफरेंट, तो हमने अभी क्यू चार्ज लिख लेते हैं। When the distance between the two charges is kept same and magnitude of charges is increased to twice of its original value, then the new force will be। ये ऐसे कह रहा है कि जैसे इसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में जो फोर्स वर्क करेगा वो क्या काम करेगा आपका, k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 1, और ये केस 1 चल रहा है तो इसलिए 1। सेकंड केस में क्या कर रहा है, इनके बीच के डिस्टेंस तो सेम रखा है, लेकिन जो चार्ज के क्या है मैग्नीट्यूड्स है उनको डबल कर दिया गया है, कुछ इस तरीके से। जैसे पहले QQ था, R डिस्टेंस हमने सेम रखी, अब ये 2Q चार्ज हो गए। तो इस कंडीशन में आपका फोर्स क्या होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं हम कूलम्ब फोर्स का, K 2Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और KQ अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से देखोगे F1 के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो गया, F2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 इंटू F1, यानी जो नया फोर्स है, न्यू फोर्स है, वो आपके प्रीवियस फोर्स का 4 मल्टीपल्स है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है रिमेन सेम, तो ये कैंसिल हो गया, बिकम 4 टाइम्स, तो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, कि जो आपका न्यू फोर्स है वो आपके प्रीवियस फोर्स का 4 टाइम्स हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर देखते हैं हम, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज रिड्यूस्ड बाय हाफ विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यहाँ ऐसे कह रहा है कि जैसे दो चार्जेस है, कैपिटल Q हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और इसके बीच डिस्टेंस R थी स्टार्टिंग में। तो आप कह रहे हैं कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, तो जो ये डिस्टेंस है R, केस 1 के बाद हम केस सेकंड से शिफ्ट में होते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है अब इसको इसने कर दिया R/2 कर दिया है, और चार्जेज के मैग्नीट्यूड को उसने सेम ही रखा है इस वाली कंडीशन में। द न्यू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेज विल बी, तो न्यू फोर्स क्या होगा, देखो जब केस फर्स्ट था वहां पे आपका फोर्स क्या होगा, जैसे मैंने उसको F1 दे देता हूं, वो होगा आपका KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं, ये क्या है आपका आर स्क्वायर है। अब इस केस में जो न्यू फोर्स होगा जिसको मैं F2 बोल देता हूं, वो क्या हो जाएगा K इंटू चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन Q स्क्वायर, और जो बीच की डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर करके हम डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके R/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास KQ स्क्वायर डिवाइडेड आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो 4 है वो आपके ऊपर जाएगा, तो F2 क्या हो जाएगा आपके पास 4KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 से आप जो आप देखोगे KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये किसका वैल्यू था, फोर्स 1 का वैल्यू था। तो जो आपका न्यू फोर्स आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका 4F1, जो आपका न्यू फोर्स है F2 वो आपके प्रीवियस फोर्स यानी जो ओल्ड फोर्स है F1 का 4 मल्टीपल हो रहा है, यानी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से हम ऑप्शन से देखेंगे, फर्स्ट है रिमेन सेम, तो ये ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में है बिकम 4 टाइम्स, यानी ये 4 गुना हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। If a dielectric is inserted between the parallel plate capacitor, then capacitance will। अब देखो इसमें जनरली हम बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके लिए जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ε0A डिवाइडेड बाई डी। ये किस मीडियम में होता है, आपके एयर मीडियम में, जहाँ पे ए आपका जो प्लेट्स है कैपेसिटर की उसका एरिया होता है, डी उन पैरेलल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब इसके अंदर कह रहा है कि ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। मान लो कि जैसे ये आपकी पॉजिटिव प्लेट थी, ये आपकी नेगेटिव प्लेट थी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है पूरा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर होगा, ठीक है। और ये आपकी किसी बैटरी से कनेक्टेड है। अब इसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया है जिसकी विड्थ है टी, ठीक है। तो इसके कारण जो आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ε0A डी माइनस टी अपॉन के, ठीक है। जहां पे जो के होता है वो इसका डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट होता है के, ठीक है। तो अब आप देखोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मान लो आपके पास कोई वैल्यू है a/4, ठीक है, और एक वैल्यू है आपके पास a/3 वैल्यू है, ठीक। a/4 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, a/4 को हम लिख सकते हैं 0.25a, और मान लो इस a/3 को मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं a डिवाइडेड 4 माइनस 1, यानी जब हम 4 था तब आपके पास वैल्यू मिली थी 0.25। अब इस 4 में से एक क्वांटिटी मैंने घटाई तभी तो 3 बनेगा, तो आप इसको a/3 की वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास 0.33a, ठीक है। यानी जब मैंने डिनोमिनेटर में से कुछ क्वांटिटी डिक्रीज करा इस तरीके से, तो आपका जो ओवरऑल वैल्यू है 0.33 आया, पहले क्या था 0.25 आ रहा था, यानी जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से आप यहां कंपैरिजन करके देखोगे, यहां पे ओनली डी था, अब इस डी में से आप यहां देखोगे, इस डी में से मैं ये क्वांटिटी घटा रहा हूं, तो जो ओवरऑल क्वांटिटी है कैपेसिटेंस आएगा हमारे पास वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दूसरा मेथड ये लगा सकते हो कि जनरली जो एयर के लिए होता है क्या होता है ε0A डिवाइडेड बाई डी होता है, ठीक है। ये तो हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेट है ना इंसर्ट करी थी इसके बीच में पहले प्लेट कैपेसिटर में। अगर ओनली डाइलेक्ट्रिक मीडियम मेंशन होता क्वेश्चन के अंदर तो उसके लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है K इंटू ε0A डिवाइडेड बाई डी। तो ε0A क्या था आपका C था, तो C डैश बराबर क्या हो जाता K इंटू सी हो जाता, जहां पे K क्या होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट होता है, यानी जितना डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट होगा उतना ही आपका क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। तो इस वाले मेथड से भी आपका ऑप्शन बी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर आने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ्ड, यानी जो डिस्टेंस थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, इस तरीके से आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, ठीक है, इसके बीच पहले डिस्टेंस जैसे डी है, तो अब क्या कर दिया, जो न्यू डिस्टेंस उसको प्रीवियस डिस्टेंस का हाफ कर दिया, ठीक है। कीपिंग अदर पैरामीटर्स अनचेंज, जो बाकी के पैरामीटर्स है, जैसे हम एरिया की बात करते हैं, इसका एरिया ए वो सेम रहेगा, ठीक है। देन द न्यू कैपेसिटेंस विल बी, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, तो जनरली क्या होता है C इक्वल्स टू ε0A डिवाइडेड बाई डी होता है, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब न्यू कंडीशन में C डैश क्या हो जाएगा ε0A डिवाइडेड बाई
डी डैश, क्योंकि आपका जो अदर पैरामीटर्स है एरिया उसको आपको सेम रखना है, क्वेश्चन में नोट डाउन किया गया है, ठीक है, ओनली जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है। तो सी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ए, डी डैश की जगह हम पुट करेंगे डी बाई टू, तो ये डी बाई टू पुट किया, ये 2 पर जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 2 एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है आपकी, इक्वेशन 1 से देख सकते हैं सी की वैल्यू है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, सी डैश है वो हो जाएगा 2c। तो ऑप्शंस को देखते हैं हम, बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल कैपेसिटेंस, तो ऑप्शन ए यहाँ से सही है, यानी जो सी डैश आ रहा है वो इनिशियल कैपेसिटेंस था उसका 2 टाइम्स हो रहा है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, बिकम 1/3 ऑफ द, तो ये तो गलत है भाई, थर्ड है बिकम 9 टाइम्स तो होगा ही नहीं, रिमेन अनचेंज, तो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया कि अप्रोच किस तरीके से यूज करनी है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड, फर्स्ट दे रखा है आपको इन सीरीज एंड देन सेकंड कंडीशन दे रखी है इन पैरेलल, ठीक है। आपके पास 5 कैपेसिटर्स है, कितने, 5 कैपेसिटर्स है, ठीक है, जिनकी कैपेसिटेंस कितनी है C, यानी हर की इंडिविजुअली सबकी कैपेसिटेंस कितनी है C। तो फर्स्ट कंडीशन में आपको कह रखा है कि सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, कि जैसे हमने सीरीज में जोड़ दिया 1 2 3 4 5, आई होप सही से, इसकी कैपेसिटेंस भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, ये भी C, है ना। और फिर बाद में जोड़ दे उसको पैरेलल में, तो पैरेलल में भी जोड़ देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से ये C, ये C, 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 C। तो आपसे पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन केस 1 एंड सेकंड, तो उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है, रेशियो के फॉर्मेट में आपको आंसर्स गिवन है। तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं। आप एक बात देखना है, मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपने रेजिस्टेंस तो देखे होंगे, जो सीरीज के अंदर हम उसमें करते हैं ना, सारे रेजिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं एल्जेब्रिक, वो वाला काम होगा आपके कैपेसिटेंस के पैरेलल कंडीशन के अंदर, और जो आप वहां पे पैरेलल में काम करते हो वो होगा आपके सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यहां से हम इसका सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो होगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, 1 2 3 4 और 1 5, तो ये क्या हो गया 5/C, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट की बात करें, 1/C इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, वापस से लिखते हैं इसको, 1/C इक्विवेलेंट कितना आया आपके पास 5/C आया, और ये इसको हम C इक्विवेलेंट लिखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा C डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपकी इक्वेशन 1 सीरीज के लिए। अब हम पैरेलल की बात करते हैं, ये कौन सा है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल की बात करते हैं, इसमें आपको सीरीज की तरह जोड़ते जाना है सब कुछ। तो इसमें C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, मैं इसको C इक्विवेलेंट डैश दे देता हूँ, ये हो जाएगा सारी कैपेसिटेंस का सम कर दो, तो 1 2 3 4 5 हो गए, तो ये कितना आ गया आपके पास 5C आ गया। तो सीरीज और पैरेलल के इक्विवेलेंट का जो कैपेसिटेंस था उसका रेशियो निकालना है, तो हमें क्या निकालना है C इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट डैश, C इक्विवेलेंट कितना आपके पास C/5 है, और ये कितना है 5C है, C से C कैंसिल हुआ, ये 5 नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 25। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1:25 वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन जो C है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया किस तरीके से करना है, ये हमने इसका सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया, फिर इसके बाद हमने ये इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया और उसको हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड देन व्हाट विल हैपन टू इट्स एक्सीलरेशन इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। ये ऐसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखो कि जैसे ये कोई ब्लॉक है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है मास m, इस पे मैंने लगाया फोर्स F, तो फोर्स जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो ब्लॉक क्या करेगा एक्सीलरेट करेगा, मानो कि a एक्सीलरेशन के साथ वो एक्सीलरेट कर रहा है, तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा ma होता है, ठीक है जनरली। ये हो गया आपकी इक्वेशन 1। अब बोल रहा है कि इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड, अगर मैं m की जगह 2m कर दूं, न्यू कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, 2m मास कर दूं, और व्हाट विल हैपन टू इट्स एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड। तो लेकिन जो मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ना F डैश, वो किसके बराबर होगा आपके F के बराबर,
यानी यहाँ पे आपको एफ डैश बराबर एफ की कंडीशन दे रखी है, लेकिन ये किस एक्सीलरेशन के साथ, इसके एक्सीलरेशन में क्या चेंज आएगा, ए डैश आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मैं अभी इस कंडीशन को बोल जाऊं कि एफ डैश इक्वल्स टू एफ, तो यहाँ से एफ डैश क्या निकल जाएगा, एफ डैश से हो जाएगा आपका मास इनटू एक्सीलरेशन, ए डैश लिख सकता हूँ। तो ए डैश क्या हो जाएगा आपके पास, एफ डैश डिवाइडेड बाई 2m। और आपको पता है कि एफ डैश किसके बराबर है, एफ के बराबर है, और एफ की वैल्यू क्या है, एम ए, तो मैं इसको एफ अपॉन 2m भी लिख सकता हूँ। और एफ का वैल्यू क्या है आपके पास, एम ए है, तो एम ए लिख दिया मैंने, और ये 2m हो गया। तो m से m कैंसिल हुआ, तो आपके पास ए डैश का वैल्यू क्या आया, ए डैश का वैल्यू आया आपके पास a डिवाइडेड बाई 2, यानी जो न्यू एक्सीलरेशन है वो प्रीवियस एक्सीलरेशन का हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो इट विल बिकम हाफ। तो ऑप्शन ए है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यानी जो आपका ए डैश आ रहा है वो क्या हो रहा है, a बाई 2 हो रहा है, यानी प्रीवियस एक्सीलरेशन का हाफ हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए सोलेनोइड इज डबल्ड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज डबल्ड, देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस बिकम्स। देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, L इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू एल, a इंटू स्मॉल l। ठीक है, L इसकी लेंथ होती है, देखो n होते हैं कैपिटल N अपॉन L, और इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और अगर a की बात करें तो उसका एरिया हो जाता है, और स्मॉल l की बात करें वो उसकी लेंथ हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए सोलेनोइड इज डबल्ड, यानी n बाई एल को हम कर दे डबल कर दे, या फिर स्मॉल n की जगह हम कर दे डबल कर दे, तो आपके क्या बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस में क्या अंतर आएगा। तो फर्स्ट लिख लेते हैं, L इक्वल्स टू जनरली क्या होता है, म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू एल कर देते हैं। ठीक है, और न्यू कंडीशन के लिए क्या होगा, आपका जो n डैश होगा वो क्या हो जाएगा, 2n कर देना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस न्यू L डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो म्यू नॉट 2n का स्क्वायर a L एज इट इज, लेंथ तो वही रखिए, बस नंबर ऑफ टर्न्स ही तो चेंज करे ना पर यूनिट लेंथ, तो उनको डबल कर दिया। जैसे मान लो कि पहले 50 टर्न्स थे, है ना, अब 100 कर दिया, इस तरीके से, तो वो वाली बात है। तो यहाँ से L डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 4 म्यू नॉट n स्क्वायर a इंटू एल। तो इसको आप देखोगे इक्वेशन 1 से, जैसे मैंने इसको इक्वेशन 1 दिया, तो L डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 4L आ जाएगा, यानी जो आपका प्रीवियस सेल्फ इंडक्टेंस था उसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर के लिए इनमें से जो आपको 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। आपसे कभी कभी इनकरेक्ट भी पूछ सकता है, लेकिन आपको करेक्ट वाला बताना है। इट कैन कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज एंड वाइस वर्सा, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखो ट्रांसफार्मर ये काम नहीं करता है कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में चेंज कर दे, ये तो कभी ही नहीं करता है, ना ही इसका उल्टा करता है। इट कैन कन्वर्ट लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड वाइस वर्सा, ये बिल्कुल सही है कि जो ट्रांसफार्मर है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में भी चेंज करता है। कैसे कि ट्रांसफार्मर होते हैं वो आपके 2 तरीके के आपने पढ़े होंगे, एक तो पढ़ा होगा आपने स्टेप अप, ठीक है, और एक आपने पढ़ा होगा स्टेप डाउन। ठीक है, तो जो स्टेप अप होता है वो लो वोल्टेज से लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है, और जो स्टेप डाउन होता है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है। तो अगर ओवरऑल ट्रांसफार्मर की अगर प्रॉपर्टी देखी जाए तो लो वोल्टेज को हाई में चेंज कर रहा है और हाई को लो में भी कर रहा है, यानी इसका रिवर्स वाइस वर्सा कर रहा है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप चीज ये नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने आपके इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम में पार्ट 2 के अंदर आने वाले फिजिक्स के 25 सवालों में से 13 सवालों को यहाँ पे सॉल्व किया। बाकी बचे 12 सवाल है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और एसके बुक्स के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। थैंक यू।